आज हम आर्थिक भूगोल की प्रकृति तथा उसके विषय क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा विषय होगा आर्थिक भूगोल की प्रकृति। आर्थिक भूगोल की प्रकृति। आर्थिक भूगोल की प्रकृति मानव की आर्थिक क्रियाओं की क्षेत्रीय विभिन्नताओं तथा उनके स्थानिक वितरणों और संबंधों का अध्ययन करना होता है। पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न प्रदेशों में निवास करने वाले मानव वर्गों की आर्थिक क्रियाएं विभिन्न होती हैं और उनसे विभिन्न आर्थिक क्रियाएं जन्म लेती हैं और मानव वर्ग तथा भौगोलिक वातावरण के सहयोग से इन समस्याओं के समाधान हेतु प्रयास करती है। मानव के आर्थिक कार्यों जैसे कृषि, वन उपयोग, खनन, उद्योग धंधे, परिवहन एवं व्यापार आदि की छाप वातावरण पर अंकित होती है। मानव के इन आर्थिक क्रियाकलापों को प्रभावित करने वाले तत्वों, प्राकृतिक, जैवीय एवं मानवीय प्रक्रियाओं में स्वभाव के अनुरूप स्थानीय एवं प्रादेशिक विभिन्नता पाई जाती है। इन तत्वों एवं प्रक्रियाओं का अंतर संबंध भी प्रत्येक स्थान व क्षेत्र में भिन्न प्रकार का होता है। मानव के जीविकोपार्जन की विभिन्न विधियों का प्राकृतिक परिस्थितियों के साथ उनके परिवर्तित संबंधों के संदर्भ में अध्ययन करना आर्थिक भूगोल की प्रकृति है। इस विषय में विश्व के विभिन्न भूभागों के मूलभूत संसाधनों एवं प्रमुख उत्पादक क्रियाओं की विविधता का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल में मूलभूत अर्थात आधारभूत संसाधनों जैसे भूमि, मिट्टी, वन, खनिज पदार्थ, जल, पशु एवं मानव आदि का विश्व में वितरण एवं मानव की उत्पादन क्रियाओं पर उनके प्रभाव की समीक्षा की जाती है। अतः अगर हम देखें जो मूलभूत संसाधन हैं उसके अंतर्गत हमारी भूमि, मिट्टी, वन, खनिज पदार्थ, जल, पशु एवं मानव आते हैं जो हमें प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं। इन्हीं मूलभूत संसाधनों पर बाकी आर्थिक क्रियाएं आधारित होती हैं। संस्कृति के निर्माता तथा प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादक और उपभोक्ता के रूप में मानव स्वयं एक प्रमुख संसाधन है। इन्हीं संसाधनों की उपयोगिता को प्रभावित करने वाले कारकों को कई प्रकारों में विभक्त कर सकते हैं, जिनमें नंबर 1 प्राकृतिक संसाधनों की भौतिक विशेषताओं का प्रभाव, नंबर 2 सांस्कृतिक संसाधनों का प्रभाव और नंबर 3 प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक कारकों का संयुक्त प्रभाव प्रमुख है। अतः आर्थिक भूगोल की प्रकृति प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक कारकों के संयुक्त प्रभाव की विवेचना करना है। मानव की आर्थिक क्रियाओं पर भौतिक एवं सांस्कृतिक दोनों ही वातावरण का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए मानव ने अपने वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित कर आर्थिक क्रियाओं का विकास किया है। इस प्रकार के तथ्यों का अध्ययन करना ही आर्थिक भूगोल की प्रकृति या स्वभाव है।
आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र। आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र किसी भी विषय के विषय क्षेत्र से तात्पर्य यह होता है कि हम उस विषय के अंदर किन किन बातों का अध्ययन करते हैं, वो ही उन वस्तुओं का विषय क्षेत्र कहलाता है। आर्थिक भूगोल संसाधन उपलब्धि के स्तर एवं उन पर निर्भरता के स्वरूप के अध्ययन का विशेष महत्व रहा है। इसी कारण आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। इसमें मानवीकरण के पहलुओं के अनुसार अनेक शाखाएं एवं उसी के अनुसार इसके व्यापक क्षेत्र में विभिन्नता पाई जाती है। अतः आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र में ऐसे तथ्यों एवं विधियों को सम्मिलित किया जाता है जिनके द्वारा यह ज्ञात हो सके कि मानव किस प्रकार विविध चरणों में संसाधनों का कच्चे माल, खाद्यान्न एवं निर्मित माल के उत्पादन के लिए उपयोग करता है एवं किस प्रकार ऐसी वस्तुओं की सीधे अथवा पुनः विशेष प्रक्रिया द्वारा उन्हें बदलकर उपभोग करता है या स्वयं के लिए अनेक प्रकार की सुविधाएं जुटाता है। अतः आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र में निम्न प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। भूतल के किन स्थानों, कहाँ पर, क्यों, कब और कैसे किसी विशेष प्रकार या तकनीक से प्रभावित आर्थिक क्रिया का विशेष स्वरूप विकसित किया जाता है। अतः हम निम्न प्रश्नों का उत्तर ज्ञात करने की चेष्टा आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत करते हैं। नंबर 1, भूतल पर किन स्थानों में आर्थिक क्रियाएं की जाती है। नंबर 2, आर्थिक क्रियाएं कहाँ की जाती है। नंबर 3, आर्थिक क्रियाएं क्यों की जाती है। नंबर 4, आर्थिक क्रियाएं कब की जाती है। और नंबर 5, आर्थिक क्रियाएं कैसे की जाती है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर ज्ञात करने की चेष्टा आर्थिक भूगोल के अंतर्गत की जाती है। वर्तमान समय में आर्थिक भूगोल में बहुस्तरीय आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। जैसे नंबर 1, प्राथमिक उत्पादन संबंधी क्रियाएं। नंबर 2, द्वितीयक उत्पादन संबंधी क्रियाएं। नंबर 3, तृतीयक उत्पादन संबंधी क्रियाएं। और नंबर 4, चतुर्थक उत्पादन संबंधी क्रियाएं। अब नंबर 1, प्राथमिक उत्पादन संबंधी क्रियाएं। इन क्रियाओं के अंतर्गत प्रकृति से प्राप्त संसाधनों का सीधा उपयोग होता है। यानी जो प्राथमिक उत्पादन संबंधित क्रियाएं हैं, इसमें जो संसाधन हैं उनका सीधा प्रयोग प्रकृति से प्राप्त करके किया जाता है। जो प्रकृति के द्वारा हमें संसाधन दिए गए हैं उनका हम यहाँ पर सीधा उपयोग करते हैं। जैसे कृषि कार्य में मिट्टी का सीधा उपयोग फसलें लगाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार जल क्षेत्रों में मछली पकड़ना, खानों से कोयला, लोहा आदि खनिज निकालना, वनों से लकड़ियाँ काटना अथवा पशुओं से ऊन, चमड़ा, बाल, खाले, हड्डियाँ आदि प्राप्त करना प्राथमिक उत्पादन क्रियाएं हैं। इनसे संबंधित उद्योगों को प्राथमिक उद्योग कहा जाता है। जैसे कृषि करना, खाने खोदना, मछली पकड़ना, आखेट करना, वस्तुओं का संचय करना एवं वन संबंधित उद्योग आदि। नंबर 2, द्वितीयक उत्पादन क्रियाएं। इन क्रियाओं के अंतर्गत प्रकृति से प्राप्त संसाधनों का सीधा उपयोग नहीं किया जाता,
बल्कि उनको साफ, परिष्कृत अथवा रूप परिवर्तित कर उपयोग के योग्य बनाया जाता है। इससे उनके मूल्य में वृद्धि होती है, जैसे लोहे को गलाकर इस्पात के यंत्र अथवा अन्य वस्तुएं बनाना, गेहूं से आटा या मैदा बनाना, कपास और ऊन से कपड़ा, लकड़ी से फर्नीचर, कागज आदि बनाना। इन वस्तुओं को तैयार करने वाले उद्योगों को द्वितीयक उद्योग कहा जाता है। इनके अंतर्गत सभी प्रकार के विनिर्माणी उद्योग आते हैं। अब बागात कृषि एवं विशेष उन्नत एवं पूर्णतः नई तकनीक, सघन व मिश्रित फार्मिंग को भी इसी में शामिल किया जाता है। नंबर 3, तृतीयक उत्पादन क्रियाएं। इन क्रियाओं के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं आती हैं जो प्राथमिक अथवा गौण उत्पादन की वस्तुओं को उपभोक्ता उद्योगपतियों तक पहुंचाने से संबंधित होती हैं। इस प्रकार की क्रियाओं के अंतर्गत वस्तुओं का परिवहन, संचार और संवादवहन, वितरण एवं संस्थाओं और व्यक्तियों की सेवाएं जैसे व्यापारी, दलाल, बैंक, बीमा, सामाजिक सेवाएं तथा विनिमय सम्मिलित की जाती हैं। नंबर 4, चतुर्थक उत्पादन क्रियाएं। प्रोफेसर जीन गोटमैन ने तो केवल प्रत्यक्ष सेवाओं को ही तृतीयक उत्पादन में सम्मिलित किया है। उनके अनुसार अप्रत्यक्ष सेवाएं चतुर्थक उत्पादन क्रियाओं के अंतर्गत आती है। इस दृष्टि से शिक्षण, नेतागिरी, अनुसंधान आदि कार्य चतुर्थक क्रियाएं हैं। आर्थिक भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के निम्नलिखित 3 भाग हैं। नंबर 1, प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यांकन तथा मात्राकरण। नंबर 2, मानवीय संसाधनों का मात्राकरण तथा भावी संसाधनों का आकलन। नंबर 3, आर्थिक क्रियाओं का क्षेत्रीय प्रादेशिक अध्ययन। नंबर 1, प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यांकन एवं मात्राकरण में हम किसी प्रदेश व क्षेत्र की स्थिति, उसकी जलवायु, जिसमें सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा और साधन के रूप में उसका प्रयोग सम्मिलित करते हैं। स्थलाकृति एवं उस पर पाए जाने वाली बस्तियों, मार्ग, कारखाने आदि के लिए उपलब्ध सुविधाएं या असुविधाएं, मिट्टी के गुण जिसके द्वारा खेती की फसलों का और बागवानी के फलों का उत्पादन होता है, तथा जो वनस्पति जगत और जंतु जगत का भोजन उत्पन्न करती है। जलीय संसाधनों जो फसलों की सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, मत्स्य उद्योग, नौ परिवहन, समुद्री व्यापार आदि से संबंधित है। वनस्पति एवं पशु संसाधन, खनिज संसाधन के वितरण, उपभोग एवं विदोहन का अध्ययन करते हैं। अतः प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यांकन एवं मात्राकरण के अंतर्गत ये सभी बिंदु आते हैं। नंबर 2, मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन के अंतर्गत जनसंख्या, उसका घनत्व, वृद्धि, वितरण, जनसंख्या की विशेषताएं, नर नारी अनुपात, आयु वर्ग, साक्षरता, स्थानांतरण, सामाजिक संगठन आदि का अध्ययन किया जाता है। मानवीय संसाधनों के अंतर्गत मानव की
इस पृथ्वी पर जनसंख्या का आकलन, उसका घनत्व, और जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य होता है कि प्रति 1 किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी 1 किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले जो व्यक्तियों की संख्या है उसे उस जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। दूसरा, नारी लिंग अनुपात, यानी मनुष्य 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या ज्ञात करने को स्त्री पुरुष अनुपात कहते हैं या लिंग अनुपात कहते हैं। उसमें 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या हम ज्ञात करते हैं। स्थानांतरण के अंतर्गत, जो माइग्रेशन के अंतर्गत आता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यक्तियों का जाकर बसना या दूसरे स्थान से आकर बसना स्थानांतरण के अंतर्गत या प्रवास के अंतर्गत आता है। प्रवास में एक स्थान से जब जनसंख्या दूसरे स्थान पर जाकर बसती है तो उसका दोनों स्थानों पर प्रभाव पड़ता है। जिस स्थान पर जाकर बसती है वहाँ पर जनसंख्या घनत्व बढ़ जाता है और जहाँ से वे स्थानांतरित होकर जाती है वहाँ का जनसंख्या घनत्व घट जाता है। नंबर 3, आर्थिक क्रियाओं का क्षेत्रीय या प्रादेशिक अध्ययन। आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत हम क्षेत्रीय वितरण, अवस्थिति, विशेषताएं, वर्गीकरण, उनका उद्देश्य, आर्थिक संसाधनों का विकास, विदोहन, संरक्षण, भावी योजनाओं का अध्ययन करते हैं। अब धरातल पर मानव के क्रियाकलाप अनेक प्रकार से अर्थतंत्र एवं आर्थिक क्रियाओं के आधार स्वरूप में ही पूर्णतः परिवर्तन लाने वाले माने जाते हैं। इसी कारण आर्थिक भूगोल के क्षेत्र के अध्ययन में मानव के ऐसे क्रियाकलापों का अध्ययन तेजी से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वह सिर्फ अपने जीवन निर्वाह अथवा उसके वर्तमान स्वरूप से ही संतुष्ट नहीं है, बल्कि वह निरंतर उत्तम जीवन प्रणाली हेतु प्रयासशील रहा है। इसी कारण वह भौतिक वातावरण में प्रारंभिक संसाधनों की खोज के पश्चात प्रत्येक अगली बार नई नई प्राकृतिक वस्तुओं का विविध प्रकार एवं स्वयं निर्मित वस्तुओं से या तकनीक से मिश्रित कर नए नए संसाधनों की खोज या आविष्कार करता रहा है। इसी कारण प्रत्येक विकसित अगली आर्थिक क्रिया में खोज, सघन अध्ययन एवं शोध को भी महत्वपूर्ण या आधारभूत माना जाने लगा है। अतः संपूर्ण विश्व में होने वाली ऐसी शोध प्रणाली या नई तकनीक व निरंतर ज्ञान प्राप्त करने की अतृप्त लालसा बनाए रखना है। इसीलिए उसने विनिमय, परिवहन एवं संचार व संदेश वहन का उच्च स्तर पर विकास किया है। विनिमय के अंतर्गत आपको बताया था कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु पर स्थानांतरण विनिमय के अंतर्गत आता है और इसमें उस वस्तु का मूल्य में वृद्धि हो जाती है। इसी को विनिमय कहते हैं। अगर एक वस्तु का दूसरी वस्तु पर स्थानांतरण होगा और उसको मूल्य में वृद्धि होगी तो उसे हम विनिमय कहेंगे। आज की संपूर्ण विश्व की घटनाओं का ज्ञान नवीनतम संचार माध्यमों से मानव को एवं शोधकर्ताओं को अपने घर या कार्यशाला में ही सीधे प्राप्त करा दिया जाता है, जिससे आर्थिक क्रियाओं के निरंतर विकास में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। आर्थिक भूगोल के क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों को आधारभूत महत्व है। प्रथम, विचारधारा के अनुसार यह मानव की आर्थिक क्रियाओं और
जीविकोपार्जन के साधनों का अध्ययन है। जीविकोपार्जन के साधनों के अंतर्गत आपको जैसे लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, शिकार करना, खेती करना, भोज्य पदार्थ एकत्रित करना, खाने खोदना, उद्योग धंधे चलाना, व्यापार करना, नौकरी करना आदि जीविकोपार्जन के आधारभूत संसाधन के अंतर्गत आते हैं। नंबर 2, द्वितीयक विचारधारा के अनुसार यह मानव के भौतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन है जिसका उसके जीवन और कार्यों पर प्रभाव पड़ता है। तृतीय विचारधारा के अनुसार यह विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले बहुरूपी क्रियाकलापों जैसे कृषि, खनिज एवं औद्योगिक साधनों के उत्पादन, वितरण और उपभोग, वाणिज्य, व्यवसाय, परिवहन व संचार का समुचित अध्ययन करता है। यही सभी तत्व आर्थिक भूगोल की जीवन रेखाएं हैं।